हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेट्स ग्रुप पर। और आज हम करेंगे सीटेट 2016 का क्वेश्चन पेपर, सीडीपी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है ये। आज हम डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन। तो कीप वॉचिंग टेट्स ग्रुप। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर। प्राइमरी लेवल है ये, यानी कि पेपर 1, और इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं फिर से बता दूँ, 2016 का क्वेश्चन पेपर है लेवल 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The process of adjusting and deleting schemas and forming new schemas to maintain equilibrium is called। आपके सामने हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ऐसी प्रोसेस जो स्कीमास को बनाते हैं या फिर स्कीमास डिलीट होते हैं और न्यू स्कीमास बनते हैं इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, स्कीमास को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर है अनुकूलन या फिर अडैप्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बताया हुआ है अडैप्शन इज़ द राइट आंसर। लेट मी चेंज माई द मार्कर फर्स्ट। ओके, अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का या फिर स्कैफोल्डिंग का, ये जो है वाइगोत्स्की ने दिया था सोशल कल्चरल थ्योरी के अंदर, और स्कीमा फॉर्मेशन के नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुकूलन या फिर अडैप्शन। बच्चा जब छोटा होता है तो स्कीमास का फॉर्मेशन कर करके ही वो जो है एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। द टर्म प्राइवेट स्पीच वॉज फर्स्ट यूज बाय। जो प्राइवेट स्पीच के नाम की टर्म है, सबसे पहले किसने यूज़ करी है? कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, एरिक्सन ने या पियाजे ने? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था। और बेसिकली कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट में इन्होंने अपनी स्टडी करी थी। एरिक्सन ने साइकोसोशल नाम की थ्योरी बनाई थी। और पियाजे का तो आप सभी जानते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने डेवलप की हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच की बात कही है। और प्राइवेट स्पीच होता क्या है एक्चुअली में, बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं, अपने एक्शन को, अपने वर्क को एक्शनेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनको काम करना होता है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अपने आप से बातें करते हैं वो, तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन लर्न ए लॉट थ्रू डैश देयर पीयर्स। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से वाइगोत्स्की के अनुसार किस में बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं? फिजिकल फाइटिंग, लड़ाई से तो बच्चा कुछ और ही सीखेगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। इमिटेशन, अनुकरण करना, तो बच्चा इसे चीटिंग सीख जाएगा, तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है। और बात करते हैं कंपटीशन की या फिर प्रतियोगिता करना, तो बच्चा इसे जेलसी सीख सकता है। तो कंपटीशन की भावना जो है वो भी इतनी सही नहीं मानी जाती है साइकोलॉजी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्रैक्शन इज़ द राइट आंसर। अंतक्रिया करना, जब बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो बच्चा काफ़ी कुछ सीखेगा, बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख लें। कोहलबर्ग आइडियाज़ ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ डैश लेवल्स। तो कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, उसमें टोटल कितने लेवल हैं? तो उसमें टोटल हैं 3 लेवल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो 3 लेवल हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन वन इन विच, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, ऑप्शन में से आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। देखें, लर्नर्स आर रिवॉर्डेड, तो रिवॉर्डेड नहीं करना है लर्नर को, उसको रिवॉर्ड नहीं देना है, अदरवाइज बच्चे जो हैं लालची हो जाते हैं। द टीचर फोकस ऑन मेमोराइजिंग, तो मेमोराइज भी नहीं करना है, बच्चे रट्टे मारने वाली आदत बच्चों को हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, लर्नर आर लेफ्ट फ्री टू लर्न ऑन देयर ओन, लर्नर को अकेला छोड़ दो अपना आप ही सीखेगा, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन इसका थर्ड ही बचता है, वो है राइट आंसर। जो शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो बेसिकली जो लर्नर होता है वो अपने शिक्षक से ही सीखता है, शिक्षक के द्वारा ही मार्गदर्शित होता है, जैसे जैसे शिक्षक बताता है वैसे वैसे लर्नर सीखेगा। अब जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, तो जैसे जैसे मैं आपको तरीके बताऊँगा वैसे वैसे आप उसको अच्छे से करना है, तो वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस के अंदर क्या इंक्लूड होती हैं, तो बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आंसर। ठीक है, तो आंसर इतना अप्रोप्रिएट लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वी कैन कीप इट। सेकंड को देख लेते हैं एक बार, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सिंगल रिस्पॉन्स, तो सिंगल रिस्पॉन्स तो नहीं होता है इसके अंदर, ये तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल एबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू लर्न, तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, योग्यताओं का एक समूह है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसमें काफ़ी सारी एबिलिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है, या फिर काइनेस्थेटिक एबिलिटी होती है, नेचुरलिस्टिक एबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे टाइप की एबिलिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी लर्नर को सिखाने में उसकी हेल्प करती हैं। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, 22nd क्वेश्चन की, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है किसका? द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स एज ए मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेस्ड बाई, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो है जब दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करेगा तो ही उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, तो बेसिकली उसकी भाषा भी अच्छी होगी। तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है, बेंडूरा ने तो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग दी है जिसको मॉडलिंग भी कहते हैं, और कोहलबर्ग का आपको पता ही है कि इन्होंने बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, और फ्रॉइड ने आपकी जो थ्योरी दी है वो आपकी साइको एनालिसिस के नाम से इन्होंने थ्योरी बनाई हुई है फ्रॉइड ने। बाकी जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, आपके सामने है, यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार क्या होता है, बेसिकली किसको बढ़ावा देगा? तो एक टीचर है और वो ये सोचता है कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो आने वाले कल में बेहतर वाइफ बन सके, बेहतर मदर्स बन सके, तो इस प्रकार की थिंकिंग किसको अप्रोच करेगी? तो देखो इस प्रकार की जो थिंकिंग है वो प्रमोट कर सकती है जेंडर वाइज को, ठीक है, और गर्ल्स के पोटेंशियल को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो एक प्रकार का जेंडर वाइज होगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, असेसमेंट शुड फोकस ऑन, जो मूल्यांकन करते हैं हम उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो बेसिकली हम क्यों करते हैं बच्चों को एज ए टीचर, टीचर बच्चों को असेसमेंट क्यों करता है? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, वो हो सकता है फर्दरिंग लर्निंग, अधिगम को आगे बढ़ाना। ठीक है, बाकी कंपटीशन आ गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव वर्ड है, या फिर स्टूडेंट को लेबलिंग करना कि भाई हाँ ये स्टूडेंट वीक है, ये स्टूडेंट एवरेज है, ये स्टूडेंट अच्छा है, और या फिर टीचर का जो काम है उसको घटाना। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम को आगे बढ़ाना। अधिगम आप कह सकते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, आपने कोई चैप्टर ख़त्म किया है, तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है।
तो बेसिकली एक प्रकार का फीडबैक होता है जो कि टीचर को मिलता है। असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि पता चलता है कि बच्चे ने कितने अधिगम को गेन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, तो जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं हम उन्हें कहाँ पे पढ़ाएं? तो इसका तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, उनको हम पढ़ाएं रेगुलर स्कूल्स के अंदर, रेगुलर सेटअप्स के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे जो नियमित स्कूल लगता है, जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे हम उनको पढ़ाएं विद स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है, विशेष व्यवस्था देके, ठीक है, तो वहीं पे उन बच्चों को हम पढ़ाएं। अच्छा, बाकी ऑप्शन देख लें आप इसमें। गिवन नो एजुकेशन एट ऑल, उनको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। क्यों भाई, उन्होंने क्या पाप किया है ऐसा? या गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वहाँ पे पहले उनको पढ़ाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग तो बाद में भी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, आपके सामने है स्क्रीन पर। टू डील विद डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम ए टीचर नीड्स। बेसिकली अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी को पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो बेसिकली एक टीचर को क्या करना चाहिए डाइवर्सिटी को डील करने के लिए? तो देखो, टीचर को करना चाहिए कि बेसिकली वो सेंसिटिव हो बच्चों के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को लेके, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो बेसिकली टीचर ये समझे कि बच्चे के लिए सोशल और बच्चे के लिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से वो डाइवर्सिटी को डील कर पाएगा एक कक्षा के अंदर, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, वो सारे नेगेटिव हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिसएग्रीड द सोशल कॉन्टेक्स्ट, की सोशल कॉन्टेक्स्ट को ही डिसएग्री कर दो, या फिर जज द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल अपीयरेंसेस के बेस पर बच्चों को जज करो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते यहाँ से, तो आप इनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकते हैं। या फिर गिव यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, तो एक जैसी इंस्ट्रक्शन आप उनको दो, तो ये भी साइकोलॉजी के अंदर नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जल्दी से। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी? तो लर्निंग डिसेबिलिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे एज ए टीचर, जल्दी से बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, बुद्धि परीक्षण करके, या फिर उनकी शरीर की बनावट को देख के, उनकी लिखने की नोटबुक को देख के, या फिर बच्चों की दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं उस चीज़ को देख के। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, वो है आप ऑप्शन नंबर 3, बेसिकली बाय लुकिंग एट देयर नोट्स बुक फॉर राइटिंग। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करके ये पता लगाओगे कि बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है, कितना डिसेबल बच्चा है, ठीक है, या फिर कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है स्क्रीन पे। ए क्रिएटिव चाइल्ड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक सृजनशील बच्चे के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने है, रिजिड इन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के प्रति वो दृढ़ रहे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का नेगेटिव सेंस जा रहा है। एबिलिटी टू रोट मेमोराइज, रटने की आदत डाले, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्राइम है ये तो साइकोलॉजी के अंदर। और फोर्थ देख लेते हैं, ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेशन ये भी बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समान रूपता रखना, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति, दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समान रूपता रखना। देखो, आई एम रियली सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। मैं इसको मिटा देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति की ओरिजिनल थॉट। क्योंकि क्रिएटिविटी जो है बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछ रहा है, सृजनशील है बच्चा यहाँ पे। और बेसिकली जो बच्चे सृजनशील होते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनकी जो थॉट है वो बहुत ओरिजिनल होती है, मौलिक विचार वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करें, जिनके अंदर जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने विचार को, वही बच्चे जो हैं क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्रिएटिविटी इंक्लूड्स द एबिलिटी। जो सृजनात्मक में जो एबिलिटी है वो बेसिकली कौन सी एबिलिटी उनके अंदर इंक्लूड होती है? मतलब सृजनशीलता जो है,
क्रिएटिविटी इंक्लूड्स द एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी जो है क्रिएटिविटी के अंदर इंक्लूड होती है, कहने का मतलब ये है। कॉपी एंड इमिटेट अदर्स, दूसरों को नकल करना, बिल्कुल भी नहीं। टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका राइट आंसर है सेकंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक से अधिक जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की क्षमता होती है बेसिकली, वही क्रिएटिविटी की पहचान होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, आज का लास्ट का क्वेश्चन है। व्हेन ए चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज़ लो, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम होती है तो बेसिकली क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अगर वो एक क्षेत्र में वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस कर जाएगा, ठीक है। तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करता अगर वो एक क्षेत्र में वीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव हैं, नेगेटिव सेंस है इनका। तो बच्चों ये दोस्तों ये थे 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का क्वेश्चन पेपर था प्राइमरी लेवल पेपर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको कराया है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि 1 से लेके 15 क्वेश्चन वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। यहाँ